हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ अगर हम लोग पीआरटी की बात करेंगे तो पीआरटी के एग्ज़ाम आपके 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका ईवीएस। तो यहाँ पर मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपके एनसीईआरटी प्रश्नों पर आधारित होंगे। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं आपकी, उनके ऊपर आधारित प्रश्न होंगे यहाँ पर। और कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आपका जो है आउट ऑफ सिलेबस है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि मैम आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करवाइए, आप आउट ऑफ सिलेबस करवा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर 6 थीम बताई गई हैं, 4 सब थीम बताई गई हैं, तो उन्हीं से उठा करके प्रश्न रखे हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो आप लोग 3rd से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को पढ़िएगा जा करके ईवीएस की, फिर बताइएगा करके कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न नदियों में कौन भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। यानी कि जो आपकी भ्रंश घाटी में नदी नहीं बहती है उसको बताना है। नर्मदा नदी होगी, दामोदर नदी होगी, ताप्ती नदी होगी, या फिर आपकी स्वर्ण रेखा नदी होगी। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि भ्रंश घाटी में कौन सी नदियां नहीं बहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं भ्रंश घाटी की, तो भ्रंश घाटी से आपकी कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। एक आपकी दामोदर नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, इसी के साथ नर्मदा नदी हो गई। यानी कि ये जो तीनों नदियाँ हैं ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। कहाँ से बहती हैं? भ्रंश घाटी से बहती हैं। अब बात आती है जो नहीं बहती है, तो वो आपका एक ही विकल्प बचा है जो कि है स्वर्ण रेखा नदी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ये चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी पर आपका एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। तो यहाँ पर आपका है हुंडरू जलप्रपात। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर इससे अगर प्रश्न बनता है तो आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर जो आपकी दामोदर नदी है। दामोदर नदी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं आपके। अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी की, तो ये निकलती कहाँ से? तो आप सभी को पता है कि ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागपुर के पठार से निकलती है। और इसके बारे में क्या याद रखना है? इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है ये आपकी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बंगाल के शोक की, तो बंगाल का शोक जो है ये आपकी दामोदर नदी कहलाती है। और क्या चीज़ याद रखनी है दामोदर नदी के बारे में? तो देखिए, जो आपकी दामोदर नदी है ये जो है आपका रूर नदी के अंतर्गत भी आती है। किस नदी के अंतर्गत? रूर नदी की संज्ञा भी आपको इसी नदी को दी गई है। अब बात आती है, इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें याद रहेंगी। बाकी अगर आगे आपके प्रश्न आते रहेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो डेली चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कह रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? विकल्प दिए गए हैं, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन होगा, ओजोन एवं ऑर्गन होगा, या फिर ऑक्सीजन एवं ओजोन होगा। सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपका जो वायुमंडल है इसमें 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सही आंसर की, तो ये हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा नाइट्रोजन। अब बात आती है आपकी नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो आप सभी लोगों को पता है 78% है। बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन है 21%। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी 2 गैसें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि प्रदूषण का मापन जो है वो किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है।
मुंबई नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है, केंद्रीय कृषि विभाग करता है, या फिर आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। इसी के साथ में ये भी बताना है कि जो आपका इसकी स्थापना जो थी वो किस सन में हुई थी। अब आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे और एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देंगे लोगों तक, ताकि जो भी साथी क्लास में नहीं आए हैं फटाफट से उनको भी बुला लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे प्रदूषण मापने से संबंधित जो आपकी एजेंसी है वो कौन सी है, ये है आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो आंसर हमारा तो यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना जो थी ये 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, या फिर आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपका जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो आपका जो सरदार सरोवर बांध है ये किस पे बना हुआ है? तो ये बना है नर्मदा नदी पर। किस पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी पर आपका कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहाँ पर बना है आपका पोचमपाद। कौन सा? पोचमपाद जो बांध है ये आपका गोदावरी नदी पर बना हुआ है। साथ में ही गोदावरी नदी को किसकी संज्ञा दी गई है? आप लोगों को पता भी होगा, इसे क्या कहा गया है? दक्षिण गंगा। क्या कहा गया है? दक्षिण गंगा जो है ये भी आपकी गोदावरी नदी कहलाती है। बात करेंगे अगर कावेरी के बारे में, तो कावेरी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कावेरी नदी के ऊपर आपका मेट्टूर बांध बना है। कौन सा बांध बना है? मेट्टूर बांध बना है। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मैंने आपको कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बताया था। और अगर हम लोग बात करेंगे कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है आपका नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध? आपका जो नागार्जुन सागर बांध है ये यहीं पर बना हुआ है। तो इन सभी को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कह रहा है कि खनिजों की कमी का कारण कौन बनता है? मैरास्मस होगा, टिटेनी होगा, रतौंधी होगा, या फिर मानसिक मंदता होगी। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? खनिजों की कमी के कारण क्या चीज होती है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सही आंसर की, तो इससे होता है आपका मानसिक मंदता। कौन सा? मानसिक मंदता होगा। बात करेंगे अगर हम लोग मैरास्मस के बारे में, तो मैरास्मस जो है ये किसकी कमी से होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि आपका जो मैरास्मस है ये किसकी कमी से होता है। तो देखिए, जो आपका मैरास्मस है ये होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। साथ में ही आपका कैलोरी की कमी से भी होता है। किसकी कमी से? कैलोरी की कमी से। तो देखिए, इन दोनों के कारण जो है आपका मैरास्मस रोग हो जाता है। बात करेंगे रतौंधी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न बनेंगे तो रतौंधी से भी बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखिए, रतौंधी किससे होता है? रतौंधी आपकी नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है। तो यही रतौंधी जो है ये जब विटामिन ए की कमी हो जाती है आपके शरीर में, तब रतौंधी रोग हो जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल नाम है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ बात करेंगे, तो ये आपका जो विटामिन ए है ये आपका किस में घुलनशील है? तो ये आपका घुलनशील है वसा में। किस में घुलनशील है? तो ये घुलनशील है वसा के अंदर। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि आपका जो जल में घुलनशील है वो बी और सी होते हैं। इसी के साथ जो आपके वसा में घुलनशील होंगे वो कौन से हो जाएंगे? ए, डी, ई के, या फिर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा भी याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग जो आपका विटामिन ए है, यानी कि जो रतौंधी रोग है जिसकी कमी से होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे जो है विक्टालोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्टालोपिया भी कहा जाता है। आई होप आपसे ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है
याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा है कि दाढ़ी वाला लंगूर का आवास स्थल कौन सा। मतलब ये जो आपके दाढ़ी वाले लंगूर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ये शेर वगैरह देखा होगा, तो इस तरह से आपका जो है एक लंगूर होता है एकदम दाढ़ी वाला, उसकी दाढ़ी बड़ी निकली रहती है। तो ये जो है आपको सबसे ज़्यादा किस जगह पर देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा, पश्चिमी घाट में मिलेगा, पूर्वी घाट में मिलेगा, या फिर उत्तर की पहाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। सभी लोग आंसर करके बताएंगे प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सही आंसर की, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा दूसरा वाला, यानी कि पश्चिमी घाट। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है सह्याद्री। क्या नाम है इसका, सह्याद्री इसका अन्य नाम है। और साथ में ही आपकी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अन्नाईमुडी। क्या नाम होगा इसका, अन्नाईमुडी। तो इसकी चोटी का नाम याद रखिएगा। मान लीजिए अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करेंगे अगर हम लोग पूर्वी घाट के बारे में, तो पूर्वी घाट पर ये जो आपका है पूर्वी घाट, इसको कहा क्या जाता है, तो देखिए इसका जो अन्य नाम है ये है महेंद्र पर्वत नाम से ये जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, महेंद्र पर्वत नाम से ये जाना जाता है। साथ में अगर हम लोग इसके ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये कहलाती है जिंदा गाड़ा। क्या कहलाएगी, जिंदा गाड़ा ये कहलाती है। तो देखिए इनकी दोनों चोटियों के नाम भी याद रखिएगा, यानी कि जो आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुडी, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जिंदा गाड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कह रहा है कि गर्म जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर ए और बी दोनों सही है। चौथा कह रहा है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सही उत्तर की, यानी कि जो आपका गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा, यानी कि जलधाराएं कितनी होती हैं, तो आपकी जलधारा जो है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो गर्म हो जाती है, दूसरी आपकी ठंडी हो जाती है। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। ये तो आपका हो गया यहाँ पर भूमध्य रेखा, क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। और जब बात करते हैं, अगर हम लोग भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो वो कौन सी जलधारा होती है, तो देखिए जो भूमध्य रेखा से आपके ध्रुवों की तरफ जाएगी तो ये आपकी होती है गर्म जलधारा। कौन सी जलधारा, गर्म जलधारा। और जो आपकी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, कहाँ से, ध्रुवों से आपकी जब भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी तो ये कहलाएंगी ठंडी जलधारा। कौन सी, ठंडी जलधारा कहलाएंगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गर्म जलधारा आपसे पूछा था, तो गर्म जलधारा जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये भूमध्य रेखा से आपका ध्रुवों की तरफ चलती है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, पहला वाला विकल्प जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कह रहा है कि पर्यावास के अनिवार्य घटक में शामिल नहीं है, परिवार होगा, आवास होगा, जल होगा, या फिर आपका भोजन होगा। सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करेंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं बताएगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा फिर आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पर्यावास होता है इसका जो अनिवार्य घटक नहीं है वो है आपकी फैमिली। क्या है, फैमिली आपकी नहीं है, बाकी आवास भी होगा, जल भी होगा और भोजन भी होगा। मानव के लिए सभी कुछ जरूरी है। आवास यानी कि उसको रहने के लिए स्थान होना चाहिए, जल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसी के साथ कुछ खाने के लिए भोजन भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कह रहा है कि वर्तमान में मिड डे मील योजना का नाम क्या हो गया है। विकल्प दिए गए हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण विकास योजना, या फिर पोषण विकास योजना। चौथा कह रहा है कि प्रधानमंत्री पोषण जन कल्याण योजना। और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही साथी गलत देंगे, और कोशिश करिएगा अगर तुक्का भी लगाते हैं तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर करेंगे सभी लोग। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या।
और एक बार लोगों तक क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी जो हैं आप लोगों के साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं मिड डे मील की, यानी कि MDM इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो मिड डे मील का जो अब नाम चेंज कर दिया गया है वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। अच्छे से याद कर लीजिएगा, मान लीजिए अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है? केरल है, पंजाब है, उड़ीसा है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है? आंसर करिएगा सभी लोग कि आपका जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहा है वो राज्य आपका कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो यह है आपका पंजाब। कौन है? पंजाब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है? किसका कारण है? वायु प्रदूषण का। साथ में प्राकृतिक कारण पूछा है आपसे, यानी कि जो नेचुरल, जिसके जो प्राकृतिक कारणों से आपका वायु प्रदूषण होता है वो कौन सा हो जाएगा? वाहनों से निकला हुआ धुआं होगा, फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं होगा, ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट होगा। चौथा कह रहा है कि ये सभी कारण आपके इसमें कॉज करते हैं जो आपका वायु प्रदूषण है। आंसर करेंगे सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कोई भी साथी गलत नहीं देगा, सभी लोग सही आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एक तो वायु प्रदूषण की बात की जा रही है। अब देखिए, वायु प्रदूषण नापने के लिए आपका एक चीज़ प्रयोग की जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, जो कि क्या है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। देखिए, जब आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण हो जाता है तो आपके लाइकेन वगैरह क्या होते हैं? ये मुरझाने लगते हैं। क्या करते हैं? मुरझाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? पता चल जाता है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रदूषण की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक तो ये कारण हो जाता है। साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्राकृतिक कारण की, तो ये वाहनों से निकला हुआ धुआं तो आपका प्राकृतिक कारण नहीं है, बल्कि ये मानवों के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा? मानवों के द्वारा जो है ये फैलाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। अब बात आती है यहाँ पर फैक्ट्री से निकले हुए धुएं की, तो ये भी आपका मानवों के द्वारा होता है। बचा क्या? ज्वालामुखी। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, इथाइलिन है या फिर आपका मीथेन है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है। एक तो आप लोगों ने गांव वगैरह में सुना होगा कार्बेट वगैरह की जो है, कार्बेट लगा दो और आम जो है आपके जल्दी पक जाते हैं। तो वही आपको बताना है कि फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा यहाँ पर ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सही आंसर की, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा इथाइलिन। कौन सा बन जाएगा? इथाइलिन बन जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन जो करता है वो है कोशिका की लंबाई में वृद्धि। क्या करता है? जो आपकी कोशिका, यानी कि जो आपकी सेल होती है, इसमें जो है वृद्धि करता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। कोशिका लंबाई में वृद्धि करता है। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। अब अगर यहाँ पर बात होती है ऑक्सिन की, ऑक्सिन क्या करता है? तो ऑक्सिन करता है आपका प्लांट्स जो होते हैं आपके, क्या चीज़? जो आपके पौधे होते हैं इनमें कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का ये कार्य करता है जो आपका ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मीथेन की, तो मीथेन क्या करता है? तो मीथेन तो एक तो आपका गैसीय ईंधन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? जो आपका गैसीय ईंधन होता है इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो अगर हम लोग बात करेंगे मीथेन की, तो ये एक आपकी ऐसी गैस है जो कि रंगहीन भी है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है, और ना ही आपकी गंधहीन है, यानी कि इसकी कोई महक भी नहीं है। साथ में ही यहाँ पर जो है आपकी दो जगह और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो आपकी मीथेन जो है, जो आपके जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इनके मुंह से जब ये जुगाली करते हैं जानवर, तो इनके मुंह से भी आपकी मीथेन गैस रिलीज़ होती है। साथ में जो आपके धान के खेत वगैरह होते हैं, दलदली भूमियाँ होती हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ये मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होती है। आई होप आपको चारों विकल्प जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है, यानी कि जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है एक, उसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो रिसाइकल नहीं करती है। जल नहीं करता है, कार्बनिक पदार्थ नहीं करते हैं, या फिर अकार्बनिक पदार्थ नहीं करते हैं, या फिर आपका ऊर्जा नहीं करता है। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। और एक बार अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की भी कोशिश करते हैं। तो उम्मीद क्या करिए कि क्लास में आते ही लाइक कर दिया करिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो बस इसी के साथ लोगों तक शेयर भी कर दिया करिए क्लास को, ताकि और भी साथी जो हैं आपके साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं अगर हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसके अंदर अगर हम लोग चक्रण की बात करते हैं, यानी कि जो आपका साइकिल चलती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन प्ले करता है, तो इसके अंदर एक तो आपका वाटर करता है, उसके बाद जो आपके ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, ये भी यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी जो आपकी ऊर्जा होती है इसका चक्रण नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा की जो साइकिल है ये नहीं चलती है। तो आंसर यहाँ पर चौथा वाला बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कह रहे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है, घास के द्वारा होता है, समुद्री शैवालों के द्वारा होता है, तालाब के द्वारा होता है, या फिर वृक्षों के द्वारा होता है। आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि आपका जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की, तो ये आपका घास में नहीं होता है, समुद्री शैवालों में बिल्कुल होता है, तालाब में भी नहीं होता है, ना ही आपका वृक्षों के अंदर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण में कार्य करता है। कैल्शियम करता है, आयरन करता है, आयोडीन करता है, या फिर आपका सोडियम करता है। आंसर करिएगा सभी लोग, बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कौन सा ऐसा खनिज है जो आपकी मजबूत हड्डी और इसी के साथ दांतों के निर्माण में सहायता करता है। तो यह है आपका कैल्शियम। कौन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है विकल्पों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम की कमी से रोग कौन सा होता है, क्या पूछ रहा है आपसे, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर जो रोग होता है वो होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये रोग जो है आपका यहाँ पर कैल्शियम की कमी से होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनेगा रोग से तो ये आपसे ज़रूर पूछेगा। बात करेंगे अगर हम लोग आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से होता है आपका एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। बात करेंगे अगर हम लोग आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से एक तो आपका जो सबसे ज़्यादा रोग पूछा जाता है वो है घेंघा रोग। दूसरे रोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर गर्भपात। गर्भपात के साथ साथ यहाँ पर जो है आपका मंद बुद्धि भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि भी हो जाएगा। तो ये देखिए 3 चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए सोडियम की कमी से आपका डायरिया रोग हो जाता है। डायरिया के साथ साथ कई सारे ऐसे रोग हैं जो आपके सोडियम की कमी से होते हैं, तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डायरिया जो है आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। कह रहा है कि सबसे सुलभ खाद्य संरक्षण विधि कौन सी है। सबसे सुलभ पूछा है, यानी कि सबसे आसान। अब यहाँ पर और सिंपल कर दिया है। अब ये बताना है सबसे आसान जो खाद्य संरक्षण विधि है वो कौन सी कहलाएगी। किण्वन विधि होगी, गर्म करना होगा, जमना होगा, या फिर सुखाना होगा। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर करिएगा। माइनर सा डिफरेंस है और कुछ लोग जो है यहाँ पर हो सकता है आंसर अपना गलत भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या बनेगा। पहले आप सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी आ रही है, सबसे आसान खाद्य संरक्षण की। किसकी, खाद्य संरक्षण की। खाद्य का मतलब होता है जो भी चीज़ें आपकी खाने वाली होती हैं, जैसे कि आपका भोजन वगैरह हो गया,
भोजन में क्या, सब्जी हो गई, आपका चावल हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनके संरक्षण की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई अचार वगैरह की बात नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ की बात नहीं की जा रही है कि आपको उसका संरक्षण करना है। तो यहाँ पर जिस विधि का प्रयोग किया जाएगा ये होगा गर्म करना। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं तो वो कुछ समय तक जो है टिक सकती है। जैसे कि गर्मियों वगैरह में आपका दूध जो होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, उसको क्या होता है, ठंडा करने की ज़रूरत भी होती है और इसी के साथ गर्म करने की भी ज़रूरत होती है। गाँव वगैरह में इतनी फ्रिज वगैरह नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जो है टाइम टू टाइम पे, यानी कि लगभग 5 से 6 घंटे पे जो है आपका दूध खौला दिया जाता है कि दूध जो है आपका कुछ ज़्यादा देर तक चल सके। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी वो गर्म करना ही होगा। सुखाना तो आपका, जैसे ये अचार वगैरह जब रखे जाते हैं तो इनका संरक्षण जो है धूप में सुखाने के पश्चात जो है कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कह रहे हैं कि मानव के शरीर की यहाँ पर रासायनिक प्रयोगशाला है, ये बताइए कि मानव के शरीर की जो रासायनिक प्रयोगशाला है वो क्या कहलाती है। वृक्क है, आंत है, यकृत है या फिर आपका अमाशय है। आंसर करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा यकृत। कौन सा बनेगा, यकृत। तो देखिए अगर हम लोग यकृत की बात करते हैं तो यकृत के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन भी की है। तो यकृत का देखिए अन्य नाम है, एक तो हो गया यहाँ पर लीवर, दूसरा हो गया जिगर, जैसे कि बोलते हैं जिगर का टुकड़ा, तो वही जिगर जो है वो आपका यकृत को ही कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं यकृत की, तो यहीं पर जो है आपकी ऑर्निथिन साइकिल भी चलती है यकृत में, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है आपकी, तो इनको याद रखिएगा। बात करेंगे अगर हम लोग वृक्क के बारे में, तो वृक्क क्या करता है, तो ये आपको रक्त को छानकर मूत्र का उत्पादन करता है। क्या करता है, रक्त को छानने के बाद जो है मूत्र का उत्पादन यही करता है। बात करेंगे अगर हम लोग आंत के बारे में, आंत का क्या काम होता है, तो देखिए जो आपकी आंत होती है ये भोजन को पचाने और इसी के साथ उसका अवशोषण करने में कार्य करती। क्या करती है, भोजन को पचाने, शॉर्ट में लिख लीजिए यहाँ पर, भोजन पचाने और इसी के साथ उसका जो है अवशोषण करने में किया जाता है। तो आंत का ये कार्य होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अमाशय की, किसकी, अमाशय की, तो अमाशय के बारे में क्या याद रखना है, तो अमाशय आपका क्या करता है, ये जो आपका पेप्सिन पाचक एंजाइम है ये यही अमाशय में पाया जाता है। कौन सा, जो पेप्सिन है, पेप्सिन पाचन एंजाइम है वो आपका अमाशय में पाया जाता है। साथ में ये करता क्या है, तो ये प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, जो आपका प्रोटीन होता है इसको तोड़ने का कार्य करता है। और क्या चीज़ करता है, तो ये करता है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ जो होती हैं ये भी यहीं पर पाई जाती हैं। क्या होता है, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये भी यहीं पर पाई जाती हैं। कहाँ पर, अमाशय के अंदर। और इसी अमाशय में प्रोटीन का भी पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन जो है ये भी अमाशय के अंदर होता है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर बात करते हैं वृक्क के बारे में, तो वृक्क की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो वृक्क जो आपका वृक्क है इसकी इकाई पूछता है। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपसे आएगा कि जो आपकी वृक्क की इकाई है ये क्या कहलाती है, तो वृक्क की जो इकाई होती है ये नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन कहलाएगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो आपका इकाई से पूछता है। और मान लीजिए अगर आपसे ये पूछता है कि इसका वजन कितना होता है, तो वजन इसका लगभग जो है 8 से लेकर के 80 ग्राम तक होता है। कितना, 8 से लेकर के 80 ग्राम तक होता है। और साथ में ये किस तरह दिखती है, तो आप लोगों ने सेम का बीज देखा होगा। किसका बीज, जो आपकी सेम होती है इसके बीज के समान जो है इसकी आकृति दिखाई देती है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पर वृक्क के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कह रहा है कि रोडेडेंड्रॉन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। आंसर करिएगा सभी लोग कि आपके जो रोडेडेंड्रॉन के वृक्ष हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश। और जो आपकी पिन वैली घाटी है ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसका फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे, कांगो वर्षा वन होंगे, अमेजन वर्षा वन होंगे या फिर आपके पर्णपाती वन होंगे। सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
बताएंगे कि आपको जो पृथ्वी का फेफड़ा है वो किस वनों को जो है संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा अमेज़न के वर्षावन। इसे जो है यहाँ पर पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी गई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए पक्षी वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पक्षी देखने को मिलेंगे वो हो जाएगा गुंजन पक्षी। कौन सा पक्षी हो जाएगा, गुंजन पक्षी हो जाएगा। इसी के साथ एक और पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है आपका टूकन। कौन सा, टूकन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या याद रखना है, ये जो आपके अमेज़न के वर्षावन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपका साउथ अमेरिका में। कहाँ पर, साउथ अमेरिका के जो अमेज़न बेसिन है, कहाँ पर, अमेज़न बेसिन है, ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा, ये वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो आई होप आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। कह रहा है कि अमीबा के झूठे पैरों का उपयोग किया जाता है गति करने व भोजन पकड़ने के लिए, गति करने के लिए, गैसों के विनिमय हेतु, या फिर भोजन पकड़ने के लिए। सभी लोग आंसर करके बताएंगे अमीबा के जो झूठे पैर होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो अमेरिका के जो माफ़ कीजिएगा, जो आपका अमीबा है इसके जो झूठे पैर होते हैं ये क्या करते हैं, गति करने यानी कि मूवमेंट करने, इसी के साथ भोजन को पकड़ने का ये कार्य करते हैं। तो आंसर यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो है आप लोगों ने यहाँ पर कवर किए, क्योंकि हम आप लोगों को विकल्पों को भी यहाँ पर जो है डिस्कस करते हुए चलते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि जो आपका कोयला है ये किस चट्टान में पाया जाता है। जैविक चट्टान में मिलेगा, परिवर्तित चट्टानों में मिलेगा, आग्नेय चट्टान में मिलेगा, या फिर परतदार चट्टान में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और कल जिस क्वेश्चन का आंसर जिसने इसने भी दिया था उन सभी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो क्लास है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ में क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।